हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कल कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित किया गया है और आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। और अब आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको साइंस में जाना है, कुछ को आर्ट्स में जाना है, कुछ को कॉमर्स में जाना है। तो क्या करेंगे? साइंस वाले बच्चों के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वह ऑप्शनल के रूप में बायोलॉजी ले या फिर मैथमेटिक्स ले। अब जो दोनों सब्जेक्ट हैं उसमें एक कॉमन चीज़ निकल के सामने आती हैं, वह है केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको दोनों में पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से केमिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है अपने यूट्यूब चैनल पे वह फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खुद करवाऊँगा। तो केमिस्ट्री में 11th क्लास में अपने चैप्टर हैं डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत सर जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया। और जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में ये बताया कि परमाणु पदार्थ या द्रव्य का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अर्थात सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे सूक्ष्मतम कण है, जिसको और अधिक भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाज्य हैं। अर्थात क्या है? अविभाज्य हैं। दूसरी चीज़ जॉन डाल्टन बोलता है पदार्थ के बारे में कि सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। और तीसरा जो पोस्टुलेट्स दिया जॉन डाल्टन ने, वह दिया कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और जो फोर्थ पोस्टुलेशन है उसने ये बताया कि अगर किसी भी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए तत्व में क्या होंगे? उसके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होंगे। भौतिक एवं रासायनिक गुण एक समान होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट था, भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित परमाणुओं के भौतिक व रासायनिक गुण भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। भौतिक व रासायनिक गुण भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। समझ में आ रही है बात? और जो 6th पॉइंट ये था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी व पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ समझने वाली ये चीज़ें कि जो यौगिक होगा, वह यौगिक को अगर मैं परमाणु की संख्या के रूप में ब्रेक करूँ, तो उस यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार क्या होगा? निश्चित होगा। यौगिक के अंदर परमाणुओं की संख्या
परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार क्या होंगी, प्रकार निश्चित होंगे, अर्थात सिंपल अनुपात के रूप में रहेगा। तो ये था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और परमाणु के बारे में सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट बताया था उसका नाम था महर्षि कणाद। क्या साइंटिस्ट था? महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये बताया कि जो अपन जो भी कुछ देखते हैं वह पदार्थ जिनसे मिलके बना होता है, उसी को सबसे पहले एटम या परमाणु किसने कहा? महर्षि कणाद ने कहा। समझ में आ रही है बात? अब हम देखने वाले हैं आणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान और अणुभार के बारे में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है अपना परमाणु भार। अब परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार, अब परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। अब उसके भार को क्या ऐसे सामान्य विधि द्वारा उस भार का मापन नहीं किया जा सकता। इस कारण उसके भार को किसी के सापेक्ष करके उसका मेजरमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कार्बन 12 समस्थानिक लेंगे। क्या? कार्बन 12 समस्थानिक। तो कार्बन 12 समस्थानिक के आधार पर किसी भी परमाणु का द्रव्यमान या एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो परिभाषा होगी वह क्या परिभाषा होगी इसकी? कि कार्बन 12 का एक समस्थानिक जिसमें एक परमाणु का द्रव्यमान 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक से कितना गुना भारी है। क्या? किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या भार वह होता है कि वह परमाणु कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है, वह उसका क्या होगा? वह उसका परमाणविक द्रव्यमान होगा या एटॉमिक मास होगा। ध्यान से समझे इधर। एक परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान इक्वल्स टू क्या होगा? 1/12 मल्टीप्लाई बाय कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। क्या? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक परमाणु द्रव्यमान इकाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया 12 और डिवाइड बाय अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब कार्बन में क्या होंगे? अपने पास 12 उसका द्रव्यमान है और अवोगाद्रो संख्या से भाग दे लेंगे। तो क्या हो जाएगा? अपने पास अवोगाद्रो संख्या से भाग देने पर, अवोगाद्रो से संख्या से भाग देने पर इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय Na। तो 1 में अवोगाद्रो संख्या का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। तो
तो ये एक परमाणु का द्रव्यमान रहेगा। क्या रहेगा? एक परमाणु का द्रव्यमान रहेगा। अब इस एक परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर ही हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ये सब फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए नेक्स्ट इस पेज में देखिए तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अपने को हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान फाइंड करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट होता है, हाइड्रोजन का 1 mu एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे किसे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अपने पास, डिवाइड बाई हो जाएगा जो वैल्यू आई अपने पास। तो वैल्यू कितनी आई अपने पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। तो यहाँ से हाइड्रोजन का 1.008 AMU हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट सेम तरीके से फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन में वेट कितना है तो वो आता है अपने पास 15.995 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको 16 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करना है। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा। जिसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो एटॉमिक मास भी क्या होगा 1। यहाँ ये एटॉमिक नंबर को शो करेगा और ऊपर एटॉमिक मास को शो करेगा। तो इसका एटॉमिक जो मास है वो 1 हो गया। हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का कितना हो गया? हीलियम का अपने पास जस्ट डबल होता है तो 4 होता है, बट यहाँ पर ये क्या है, ये अपवाद है हाइड्रोजन। लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम का 6 होना चाहिए बट 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो ये भी अपने को क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट 4th नंबर पर आता है बेरिलियम। तो बेरिलियम का 8 होना चाहिए बट 9 होता है। तो इस बेस पे ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। अब मैं जो मेन है वह आपको लिखा रहा हूँ। जैसे सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जबकि एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। कितना होता है 23। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का अपने पास कितना होगा, एटॉमिक नंबर 19 होगा, तो एटॉमिक मास 38 होना चाहिए बट 39 होता है। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक वेट 35.5 होता है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ये कुछ कंपाउंड है जिनका आपको क्या करना है, एटॉमिक वेट लर्न करना है। अब एक चीज़ और आती है, औसत परमाणु द्रव्यमान। क्या? औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान कब फाइंड किया जाता है? जब आपको किसी परमाणु के 2 समस्थानिक दे रखे हो। क्या दे रखे हो? किसी परमाणु के 2 समस्थानिक दे रखे हो तो औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती है। जैसे उदाहरण से अच्छे से क्लियर होगा। उदाहरण है क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl35 और Cl37, जिनका जो बाहुल्यता है वह है, इसकी तो है 75% और इसकी है 25%, जो कि प्रकृति में पाया जाता है। तो अब अपने को क्या करना है, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान फाइंड करना है। क्या करना है? क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान फाइंड करना है।
क्लोरीन का औसत द्रव्यमान फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्लोरीन का समस्थानिक है 35, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, और जो 37 वाला समस्थानिक है उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दोनों की अपने पास बाहुल्यता कितनी है, 100% है, तो डिवाइड बाय 100। अब इन चीज़ों को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास जो क्लोरीन का औसत द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा, 35.5 आएगा। 35.5 एटॉमिक मास यूनिट हो गया किसका, क्लोरीन का। एटॉमिक मास यूनिट इसकी क्या है, इकाई है, जिसको यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, यू से। अब हम एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान देख लिए, अब देखेंगे अणुभार। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अणुभार। अणुभार का मतलब है मोलिक्यूलर वेट, क्या इंग्लिश में बोलेंगे इसको, मोलिक्यूलर वेट या मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग अणुभार होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी अणुभार की, अणुभार की परिभाषा हो जाएगी किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का योग अणुभार कहलाता है। क्या कहलाएगा, अणुभार कहलाता है। इसे आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, इसे आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण से समझो, जैसे उदाहरण है एग्जाम्पल, H2SO4 का अपने को क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो अणुभार निकालने के लिए बेटा जी क्या करेंगे, इसमें देखना है। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है ये होता है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का परमाणु भार क्या होता है, जस्ट डबल परमाणु क्रमांक का। तो परमाणु क्रमांक होता है सल्फर का 16, तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं 4। तो एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वह होता है 16, कितना होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 2 + 32 + 64 कितना हो गया अपने पास 98। तो 98 H2SO4 का क्या आ गया अपने पास, H2SO4 का अणुभार आ गया। तो 98 यूं इसका अणुभार हो जाएगा। सेम चीज़ अपने को अगर H2O का फाइंड करना है तो H2O का कैसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन अपने पास कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ऑक्सीजन का 16 होता ही है, तो H2O का अपने पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 यू या एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। वैसे ही अपने को अगर ग्लूकोज का फाइंड करना है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है अपने पास C6H12O6। तो 6 इंटू कार्बन का 12 हो गया, और 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 हो गया, और 6 इंटू ऑक्सीजन का 16 हो गया। इस हिसाब से अपने पास इसका जो अणुभार आएगा तो कितना आएगा 72 + 12 + 96। तो सोल्व करेंगे तो अपने पास ये जो वैल्यू है वह 98 आएगी। कितनी आएगी 98। वैसे ही अगर सुक्रोज का शर्करा का फाइंड करना है, ये क्या हो गया ग्लूकोज हो गया। शर्करा का फाइंड करना है तो शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है C12H22
O11। तो यहाँ पर 12 जो कार्बन के परमाणु हैं वह एक कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई होंगे, तो 12 इंटू 12, और 22 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के परमाणु बार से मल्टीप्लाई होगा तो 22 इंटू 1, और 11 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होंगे किससे, ऑक्सीजन के एक इससे। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 12 इंटू 12 तो कितना हो गया 144, और ये 22 हो गया, और 11 इंटू 16 176। तो यहाँ पर इसका शर्करा का अपने पास आ जाएगा 342। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।